नेक्स्ट है पॉलीसाइथीमिया वेरा। ये भी इस माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ जो होती है ना माइलोइड न्यूप्लाज्म में, उसी की एक है टाइप है पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसकी डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी देखें तो पॉलीसाइथीमिया वेरा एक क्लोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ जाती है सारे माइलॉइड एलिमेंट्स की, जिसके नतीजे में पैनसाइटोसिस होगी, यानी कि रेड सेल्स का नंबर बढ़ेगा, ग्रेन्युलोसाइट्स का भी, प्लेटलेट्स का भी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइजेबल कॉज, यानी कोई ऐसा नहीं होता। तो टर्म जो पॉलीसाइथीमिया वेरा है या पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा, ये यूज़ की जाती है प्राइमरी या इडियोपैथिक पॉलीसाइथीमिया के लिए सिर्फ, और ये मोस्ट कॉमन है सारे प्रोलिफरेटिव माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में, ये बहुत कॉमन है। जो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है या एरिथ्रोसाइटोसिस, ये ऑन द अदर हैंड जो है ना, ये सेकेंडरीली होगी किसी सेवरल कॉजेज़ के सेकेंडरीली, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में होगा, पल्मोनरी डिजीज़ में विथ एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन, हैवी स्मोकिंग में, इनएप्रोप्रिएट इंक्रीज इन द एरिथ्रोपोइटन जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा में, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, सेरिबेलर हेमेंजोब्लास्टोमा, मैसिव यूट्राइन लियोमायोमा। तो इनमें ऐसे कॉजेज़ की वजह से सेकेंडरीली जो बढ़ेगी यानी जो पैनसाइटोसिस होगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है। समटाइम रिलेटिव या स्पूरियस पॉलीसाइथीमिया जो है ना वो रिजल्ट करती है प्लाज्मा के लॉस की वजह से, जैसे कि बर्न्स के पेशेंट में या डिहाइड्रेशन में जो वॉमिटिंग से होती है या वाटर डिप्राइवेशन से, तो हम उसको स्पूरियस पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। None of the secondary causes of polycythemia is associated with splenic enlargement or increased leukocytes and platelets, which are typical of polycythemia vera. यानी कि जैसा कि पॉलीसाइथीमिया में वेरा में हो रहा था कि प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं, स्प्लीन इनलार्ज होती है, तो यहाँ पे जो है ना इस वाले केस में सेकेंडरी वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। एग्जैक्ट जो इटियोलॉजी है पॉलीसाइथीमिया वेरा की, यानी ये जो प्राइमरी या आइडियोपैथिक भी कह सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता, लेकिन थर्ड ऑफ द केसेस जो है वो शो करते हैं इनकन्सिस्टेंट एंड वेरीड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि 20q या ट्राइसोमी 8 एंड 9p। मेजर पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म है कि टायरोसिन काइनेज जैक2 म्यूटेशन हो जाती है। ये जैक2 म्यूटेशन जो टायरोसिन काइनेज की है ये रिमूव कर देती है ऑटो इनहिबिटरी कंट्रोल को। ऑटो इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर काइनेजेस सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे? पॉलीसाइथीमिया वेरा एक डिज़ीज़ है जो कि लेट मिडिल लाइफ में होती है और ये स्लाइटली ज़्यादा कॉमन मेल्स में है। डिज़ीज़ जनरली जो है वो क्रॉनिकली रन करती है, लेकिन स्लोली प्रोग्रेसिव कोर्स होता है इसका। अब इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स जो मिलते हैं वो हाइपर विस्कोसिटी की वजह से होते हैं, क्योंकि इतने सारे सेल्स बढ़ गए हैं ब्लड में, तो ब्लड जो है विस्कस हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हाइपर वॉलीमिया, मेटाबॉलिज्म हाइपर हो जाएगा, और सेरिब्रल यानी ब्रेन की तरफ परफ्यूजन जो होती है ना वो कम हो जाएगी। तो कौन से क्लिनिकल फीचर हैं उनकी वजह से? हेडेक होगा, वर्टाइगो, टिनाइटस, विजुअल अल्ट्रेशन, सिनकपी या इवन कोमा। नंबर 2, थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एसेलरेट हो जाती है। तीसरा, हेमरेजिस का रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है, और इंट्रिंसिक प्लेटलेट डिसफंक्शन की वजह से भी, जैसे कि एपिस्टेक्सिस होगा पेशेंट को या पेप्टिक अल्सर डिजीज़। नंबर 4, इसमें स्प्लीनोमेगैली मिलती है जो कि एब्डोमिनल फुलनेस प्रोड्यूस करेगी। नंबर 5, प्रूराइटिस होगी, खारिश वगैरह स्पेशली बाथ के बाद। नंबर 6, इसमें यूरेट स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है और गाउट का, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड भी तो बढ़ा है इस वजह से। तो अब हमें ऐसे पेशेंट्स में लैब फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी कि जब पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है ना वो डायग्नोज हम कैसे करते हैं हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग से, कि हमें हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बढ़ी हुई मिलेगी तकरीबन 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर मेल्स में, जो कि 16 होनी चाहिए, 13 से 16 होनी चाहिए, लेकिन 17 से ज़्यादा मिले, और फीमेल्स में 15.5 से ज़्यादा हो, जो कि नॉर्मल कितना होना चाहिए 11 to 15। तो ये हीमोग्लोबिन देखेंगे। दूसरा, एरिथ्रोसाइटोसिस हमें मिलेगी, यानी 3.8 to 5.0 तक होता है ना काउंट RBCs का मिलियन में, तो 6 मिलियन से भी अबव मिले मेल्स में और 5.5 मिलियन से अबव मिले फीमेल्स में।
तो एरिथ्रोसाइटोसिस से भी हम डायग्नोस करते हैं। दूसरा हेमाटोक्रिट भी है, जो वो 55% से ज़्यादा हो जाता है मेल में, जो कि नॉर्मल होना चाहिए 38 to 48, जबकि फीमेल्स में 47 से अगर हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल 35 to 44 होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें माइल्ड टू मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। ठीक है, 15,000 से 25,000 पर माइक्रोन लीटर, नॉर्मल 10,000 तक थे। ठीक है, तो माइल्ड टू मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस विथ बेजोफिलिया, बेजोफिल्स भी बढ़ेंगे और न्यूट्रोफिल एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलेगी, थ्रोम्बोसाइट्स बढ़ेंगे और ज़्यादा होंगे, लेकिन डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन के साथ। नंबर 6, बोन मैरो की एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा या फिर पैन हाइपरप्लेजिया, और ज़्यादा यानी उनकी प्रोलिफरेशंस हो रही हैं। साइटोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज़ में हमें जैसा कि 20Q या ट्राइसोमी 8 एंड 9P, ये हमें 30% केसेस में पॉलीसाइथीमिया वेरा में मिलती है, ये साइटोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज़। पॉलीसाइथीमिया वेरा में अनलाइक द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, एरिथ्रोपोइटिन के जो लेवल होते हैं ना सीरम में और यूरिन में, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें जो है वो एरिथ्रोपोइटिन के यानी लेवल सीरम में भी और यूरिन में हमें कम मिलेंगे। अब हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, इसकी ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस देखें तो सिंस पॉलीसाइथीमिया वेरा जो है वो इंडोलेंट कोर्स से रन करती है, तो थेरेपी इसकी जो है वो एम्ड है कि हमने नॉर्मल ब्लड काउंट मेंटेन रखना है और पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव करना है। सबसे पहला जो फ्लेबोटोमी यानी वेनिसेक्शन या वेनिपंचर, तो वो हम करते हैं बाय ब्लड लेटिंग, जो है वो जो हम करेंगे वो हम रेगुलर इंटरवल पे करेंगे, ताकि जो टोटल ब्लड सेल मास है उसको कम किया जाए और इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी की एक स्टेट हम इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा है। नंबर 2, एंटीकोगुलेंट थेरेपी हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रोम्बोसिस अगर हो गई है। कीमोथेरेपी भी जो है वो भी हम इंडिकेट करते हैं ताकि माइलो सप्रेशन हो। ठीक है, वो बोन मैरो में सप्रेस करे और प्रोलिफरेट ना करें। हाइपर यूरिसीमिया को हम यूरिक ड्रग देंगे। इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है उसके भी अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि वो ना JAK2 की एक्सप्रेशन जो है उसको कम करेगा इस तरह के पेशेंट में जो कि अंडरलाइंग साइटोजेनिक एब्नॉर्मलिटी होती है। हमने पढ़ा JAK2 जो काइनेजेस वगैरह है। तो पेशेंट जो रिसीव करते हैं फ्लेबोटोमी अलोन, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं 10 से 12 सालों तक। 25% पेशेंट जो है वो माइलोफाइब्रोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर लेते हैं। कुछ पेशेंट जो है स्मॉल नंबर, उनमें सेकेंडरी हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी हो जाती है, जैसे AML हो जाता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा हो जाता है। मेजर जो कॉम्प्लिकेशन है और डेथ का जो कॉज है ना पॉलीसाइथीमिया वेरा में, वो है कि वास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाती है। नेक्स्ट पॉलीसाइथीमिया वेरा के बाद है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। अब ये भी जो है वो माइलॉइड न्यूप्लाज्म के माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में ही है, डिजीज़ में, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया ET। नेक्स्ट है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। तो इसकी जो डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी देखें तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, इसको हम एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस या फिर प्राइमरी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइथीमिया भी कहते हैं। ये क्लोनल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है प्लेटलेट का काउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिकॉग्नाइजेबल स्टिमुलस। ठीक है, कोई ऐसा खास रिकॉग्नाइजेबल स्टिमुलस भी नहीं होता। तो जो जबकि सेकेंडरी या रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस है ना, ये ऑन द अदर हैंड जो है होती है किसी भी नॉन स्टिमुलाई की वजह से, जैसे कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, हेमरेज हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट के बाद, क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी के बाद, या कोई मैलिग्नेंसी, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या स्प्लीनेक्टोमी के बाद जो है वो जो प्लेटलेट्स बढ़ेंगे वो सेकेंडरी या रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया एक अनकॉमन डिसऑर्डर है और ये रिप्रेजेंट करता है ओवर प्रोडक्शन हो जाए प्लेटलेट्स की फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट कॉलोनीज विदाउट एनी एडेड स्टिमुलस, बट नो क्लोनल मार्कर इज़ अवेलेबल टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी फ्रॉम द सेकेंडरी। यानी हम इनको कोई भी ऐसा कोई मार्कर नहीं है कि हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकें प्राइमरी को सेकेंडरी से। दो एन एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट इज़ द डोमिनेंट फीचर, बस प्लेटलेट बड़े हुए होंगे यही डोमिनेंट फीचर है। बाकी जो सेल लाइंस होंगी वो भी इन्वॉल्व होती हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ नियोप्लास्टिक क्लोन। अंडरलाइन जो पैथोफिजियोलॉजिक मैकेनिज्म है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया का, वो है एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ थ्रोम्बोपोएटिन। ठीक है, ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जो रेगुलेट करता है ना हमारी एंडोमाइटोसिस को इन द मेगा कैरियोसाइट्स, तो ये थ्रोम्बोपोएटिन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो प्लेटलेट ज़्यादा बनेंगे।
ये बनाता है ना प्लेटलेट्स को। तो इसके नतीजे में अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होगी, ना ही सिर्फ मेगा कैरियोसाइट्स की लेकिन आल्सो प्लेटलेट्स की भी अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होगी। तो यहाँ पे रोल है हेरिडिटी का एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में। सिंस फैमिली जिनमें एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है वो रिपोर्ट हुई हैं, ठीक है। तो फैमिलियल है, काइंड ऑफ हेरिडिटरी भी है। इसके क्लिनिकल फीचर ऐसे होते हैं कि इंसीडियस ऑनसेट होता है इसका, और ये ज़्यादा फ्रिक्वेंट ओल्ड लोगों में होता है। हेमरेजिक और थ्रोम्बोटिक इवेंट्स इसमें कॉमन है, ठीक है। हेमरेज हो जाती है, थ्रोम्बोसिस वगैरह। तो कौन से हैं इनमें? आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस होती है। ये ईजिली ब्रूजेबिलिटी होती है, जैसे कोई माइनर ट्रॉमा हुआ तो ब्रूज बन जाएगा जल्दी से। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है इनमें। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होते हैं या फ्रैंक स्ट्रोक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना प्लेटलेट जाहिर सी बात है इसमें एग्रीगेट कर रहे होते हैं माइक्रोवास्कुलेचर में, सीएनएस के अंदर, तो ये स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। अब हमें लैब में इसकी फाइंडिंग क्या मिलेंगी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में? जो प्रोमिनेंट लैब फाइंडिंग है पर्टेंट टू द प्लेटलेट, उनमें है कि सस्टेन्ड एलिवेशन होगी प्लेटलेट का काउंट, 4 लाख माइक्रोलीटर से भी बड़ा हुआ होगा। दूसरा, ब्लड फिल्म में हमें लार्ज प्लेटलेट्स मिलेंगे, बड़े बड़े से मेगा कैरियोसाइट फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, और हाइपोग्रेन्युलर फॉर्म्स होंगी, ठीक है, उनमें ग्रेन्यूल्स कम होंगे। कंसिस्टेंटली नंबर 3 जो है, कंसिस्टेंटली एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन होगा। स्पेशली एबनॉर्मलिटी उनके कौन से पार्ट में होगी? उनके एग्रीगेशन वाला जो फंक्शन है उसमें एबनॉर्मलिटी होगी। दूसरा, लैब में हमें जब बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा हाइपर डिप्लॉयड मेगा कैरियोसाइट्स मिलेंगे, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फाइब्रोसिस भी ज़्यादा हो रही होगी, ठीक हो गया। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लैब फाइंडिंग्स हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया की। ट्रीट हमने कैसे करना है इस कंडीशन को? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया एक बिनाइन कोर्स रखती है और इसमें कोई भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि, और सिर्फ अगर प्लेटलेट का काउंट ज़्यादा है देन 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन से भी ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं तो हम ट्रीटमेंट देंगे। कॉम्प्लिकेशन इसकी जो है वो एक्वायर्ड वॉन विली ब्रांड डिजीज़ का हो जाना, ब्लीडिंग होना, लेकिन इंसिडेंस थ्रोम्बोसिस का जो है वो हायर नहीं है दैन द मैच्ड कंट्रोल्स। फिर आ जाते हैं क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस पे, ठीक है। ये देखें, ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ जो माइलोइड न्यूप्लाज्म में आती हैं उन्हीं में आता है ये क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस। अब ये इसकी डेफिनेशन पैथोफिजियोलॉजी इस तरह है कि क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस IMF, इसको हम एग्नोजेनिक यानी अननोन ओरिजिन की माइलोइड मेटाप्लेजिया भी कहते हैं, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस भी कहते हैं, माइलोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, ठीक है क्या? ये वही क्लोनल डिसऑर्डर है जिसमें प्रोलिफरेशन होगी नियोप्लास्टिक स्टेम सेल्स की, मल्टीपल जगहों पे होगी, बोन मेरो के बाहर होगी, यानी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोएसिस होगी। तो कहाँ होगी? स्पेशली लिवर में और स्प्लीन में, ठीक है। और इसमें वही एटियोलॉजी का नहीं पता। सेकेंडरी जो अब माइलोफिब्रोसिस होती है ऑन द अदर हैंड, ये डेवलप करेगी इन एसोसिएशन विद सर्टेन वेल डिफाइंड मैरो का कोई ना कोई डिसऑर्डर ही होगा उसके सेकेंडरीली, या फिर ये रिज़ल्ट हो सकती है किसी टॉक्सिक एक्शन ऑफ द केमिकल एजेंट, यानी कोई केमिकल एजेंट है उसका टॉक्सिक एक्शन या इरेडिएशन की वजह से सेकेंडरी वाली होगी, ठीक हो गया। अब एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता, सेवरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटी के बगैर जो है ये रिपोर्ट हुआ है। फाइब्रोसिस बोन मैरो में जो होती है ना, वो होती है क्योंकि ना ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की, ये बहुत ज़्यादा बनता है, तो हमें पता है ये फाइब्रोसिस में इन्वॉल्व होता है। ऑटोस्क्लेरोसिस जो होगी बोन की, वो रिलेटेड है टू ऑस्टियोनेक्टिन एंड मैरो एंजियोजेनेसिस। मैरो में एंजियोजेनेसिस भी हो रही है, ब्लड वेसल ज़्यादा बन रही है, और ऑस्टियोनेक्टिन भी है। तो एंजियोजेनेसिस क्यों हो रही है ज़्यादा? क्योंकि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और ऑस्टियोनेक्टिन भी है, तो वो जाके ऑटोस्क्लेरोसिस करवा रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे इसके भी देख लेते हैं। डिजीज़ जो है ये लेट मिडल लाइफ में होती है IMF, ठीक है, और ये ग्रेजुअल ऑनसेट की है, दोनों सेक्सेस इक्वली इफेक्ट होते हैं। सिम्टमेटोलॉजी में अनीमिया हमें मिलेगी इसमें विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जैसे फटीक होगी पेशेंट को, वीकनेस, एनोरेक्सिया। दूसरा, मैसिव स्प्लीनोमेगैली जो है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन और डिस्निया प्रोड्यूस करेगा। हेपेटोमेगैली जो है हाफ ऑफ द केसेस में होती है। पेटिकल एंड अदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी जो है वो 20% ऑफ द केसेस में मिलेंगी। लेस जो कॉमन फाउंडिंग्स हैं वो है उनमें लिम्फेडिनोपैथी हो जाना, जॉन्डिस, एसाइटिस, बोन पेन, हाइपर यूरिसीमिया।
अब लैब में इसकी फाइंडिंग कैसे है कि माइल्ड अनीमिया जो है वो मिलेगी एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द फीचर्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा आर को एग्जिस्टेंट। अगर किसी को ये कंडीशन है IMF की, उसके साथ उसको पॉलीसाइथीमिया वेरा भी है, तो उसको अनीमिया नहीं होगी, वरना माइल्ड अनीमिया होती है। नंबर 2, ल्यूकोसाइटोसिस, बढ़ जाना ल्यूकोसाइट्स का एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन बाद में ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएंगे, यानी ल्यूकोपीनिया मिलेगा हमें। तीसरा, हमें लैब में थ्रोम्बोसाइटोसिस इनिशियली मिलेगी, लेकिन जैसे ही केस एडवांस होता जाएगा तो वही थ्रोम्बोसाइट्स भी कम हो जाएंगे। चौथा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें बिजार रेड सेल की शेप मिलेगी, टीयर ड्रॉप पोइकिलोसाइट्स मिलेंगे, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स, इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज के ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन, बेजोफिलिया एंड जायंट प्लेटलेट फॉर्म्स। ये सब हमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में मिलेगा। बोन मैरो की जब हम एस्पायरेशन करेंगे तो वो जनरली अनसक्सेसफुल है और ड्राई टैप देगी हमें। तो जब ट्रैफीन बायोप्सी हम करेंगे तो उसमें हमें फोकल एरिया ऑफ हाइपर सेलुलैरिटी मिलेंगे और रेटिकुलन जो नेटवर्क होता है ना वो बढ़ा हुआ होगा, ज़्यादा होगा, उसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ कोलेजन भी होगा, जिसमें मेगा कैरियोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स के हमें क्लस्टर्स मिलेंगे जो कि वेल प्रिजर्व्ड होंगे। एक्स्ट्रा मेडुलरी जो हेमेटोपोएसिस है वो लिवर बायोप्सी से डॉक्यूमेंट हो सकती है या स्प्लेनिक एस्पायरेशन से। अब इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन देखें तो ये क्रोनिक जो इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस है IMF, इसको भी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक थेरेपी की नहीं है। अनीमिया और जो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है तो वो रेडिली ट्रीट नहीं की जा सकती और वो एरिथ्रोपोइटन एंड्रोजेंस देने को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। स्प्लीनेक्टोमी ज़रूरी हो सकती है कुछ केसेस में। इन जनरल जो क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस है इसकी पुअर आउटकम है कंपेयर टू द पॉलीसाइथीमिया वेरा एंड एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। ठीक है, इनकी तो फिर भी अच्छा आउटकम था, लेकिन इस वाले का जो है पुअर आउटकम है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, अगला जो कंपोनेंट था माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। ठीक है, ये हमने डिटेल में किया माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़, इसमें हमने क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया किया, क्रोनिक इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस, पॉलीसाइथीमिया वेरा और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, इनकी डिटेल हमने की। अब हम कर रहे हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखें तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ हेमेटोपोएटिक क्लोनल स्टेम सेल का वही डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी डिफरेंट मैरो के एलिमेंट्स की, दैट इज़ के डिसमाइलोपोएसिस होगी। तो माइलोपोएसिस तो हो ही रही है, ज़्यादा मतलब क्लोनल सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है, लेकिन डिस लगा लिया है तो इसका मतलब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट मैरो के एलिमेंट्स की। तो यूजुअली इसमें क्या होगा, साइटोपिनियाज होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे विद द सेल्यूलर मैरो में सेल्स होंगे और इनफेक्टिव ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ये कंडीशन जो होती है ये देयरफॉर इसको हम प्री ल्यूकेमिक सिंड्रोम भी कहते हैं या डिसमाइलोपोएटिक सिंड्रोम। अच्छी तरह याद कर ले, प्री ल्यूकेमिक सिंड्रोम या डिसमाइलोपोएटिक सिंड्रोम्स। तो दो मेन क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स की। एक फैब क्लासिफिकेशन है 1983 में, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश कोऑपरेटिव ग्रुप क्लासीफाई किया माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स को 5 ग्रुप्स के अंदर। रिफ्रैक्टरी अनीमिया में, रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट के साथ, ठीक है, इसको प्राइमरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। तीसरा उसने रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ एक्सेस ब्लास्ट के साथ। चौथा क्रोनिक माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया CMML, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विथ एक्सेस ब्लास्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 5 ग्रुप्स में इसने किया। एज़ पर द फैब क्लासिफिकेशन जो मैरो है उसमें 30% से कम माइलोब्लास्ट होंगे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, और ये जो है कंसीडर हुआ एज ए डिवाइडिंग लाइन फॉर डिस्टिंग्विशिंग केसेस ऑफ अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसमें क्या होता है 30% से ज़्यादा ब्लास्ट होते हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश किया गया फ्रॉम द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से, जिसमें 30% से कम मिलेंगे हमें माइलोब्लास्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो दूसरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की क्लासिफिकेशन है, स्कीम है, वो है WHO क्लासिफिकेशन 2002 वाली। तो इसके अकॉर्डिंग WHO ने क्लासीफाई किया पेशेंट जिनका ब्लास्ट काउंट जो है वो 20 to 30% है और लेबल हुए हैं एज रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ एक्सेस ब्लास्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये जो ग्रुप 5 है ये वाला। तो
जिनका मतलब इतना काउंट है 20-30, और इसमें इस ग्रुप 5 में आते हैं इन द फैब क्लासिफिकेशन, तो इनकी जो प्रोग्नोसिस है वो बिल्कुल सिमिलर है टू द पेशेंट्स विद ब्लास्ट काउंट अबव 30%, दैट इज़ के AML केसेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल उन्हीं के इक्विवेलेंट है, इनकी जो प्रोग्नोसिस है बिल्कुल उसी वैसी है जैसे AML के 30% से ऊपर वालों की प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। थस एज पर द WHO क्लासिफिकेशन, मैरो ब्लास्ट काउंट जो होता है ना फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ द AML हैज़ बिन रिवाइज्ड एंड ब्रॉट डाउन टू 20%। थस पेशेंट विथ फैब कैटेगरी जिनमें हो ये वाली RAEBT वाली ग्रुप 5 वाली, और करंटली कंसीडर होते हैं और ट्रीट किए जाते हैं एज अ केसेस ऑफ AML। ठीक है, इनको हमने इसी के इक्विवेलेंट कर दिया कि वो AML की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, और इसीलिए टर्म जो RAEBT है ये टर्म स्टैंड करती है। तो ये जो टर्म है ये एक्सक्लूड की गई है फ्रॉम द WHO की माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम वाली क्लासिफिकेशन से। ठीक है, ये भी देखें ना, ये जो WHO वाली थी इसमें माइलोडिस्प्लास्टिक में वो वाला नहीं है, RAEBT वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं है, तो उसको हमने निकाल दिया क्योंकि वो AML के ही इक्विवेलेंट है। बिसाइड्स द WHO क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड्स द CMML, जो फैब की 4th नंबर कैटेगरी है, उसको इसने एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, ये फैब की इसने 4th वाली को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, इसने मतलब WHO ने एक्सक्लूड कर दिया है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में इसको नहीं डाला CMML को, और इसने इस वाली को रख दिया है एक और हाइब्रिड कैटेगरी में जो कि है माइलोडिस्प्लास्टिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में। क्यों? क्योंकि सिंस CMML जो है ना वो एक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर की तरह एक्ट करता है। मोरोवर रिफ्रैक्टरी अनीमिया जो है इनिट इसमें जो होती है वो एरिथ्रॉइड लीनिएज की वजह से नहीं होती, जो कि कंसीडर हुई है एज एन इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर MDS। ठीक है, क्योंकि जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में जो अनीमिया होती है वो एरिथ्रॉइड लीनिएज की होती है ना, तो इसमें ये नहीं होता, तो इसलिए भी इसको एक्सक्लूड कर दिया है। CMML को WHO ने इसमें से निकाल दिया और उसको अलग रखा है। किस में रखा है? माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में, वो हमने पीछे वाले टेबल में पढ़ा। थस WHO की क्लासिफिकेशन जो है ना माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की, तो अब उसमें फाइनली अब देख लें तो उसने 8 कैटेगरीज में कर दिया है। ये फैब वाली ये थी WHO की कौन सी 8 कैटेगरीज। नंबर 1 है रिफ्रैक्टरी अनीमिया, ये सेम है जैसे कि फैब की है टाइप 1 माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। इसका इंसिडेंस 5 to 10% है, इसमें अनीमिया होगी लेकिन विदाउट एनी ब्लास्ट इन द ब्लड, ब्लास्ट कोई भी नहीं होगा ब्लड में। मैरो में लेस देन 5% ब्लास्ट होंगे, इसको कह दिया रिफ्रैक्टरी अनीमिया। दूसरा है नंबर 2 रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। अब सेम ये भी फैब की तरह ही है टाइप 2 MDS वाली, तो इसमें इसका इंसिडेंस 10 to 12 है। ऑल फाइंडिंग्स इन द ब्लड एंड मैरो सिमिलर है रिफ्रैक्टरी अनीमिया की तरह, लेकिन इन एडिशन जो मैरो है उसमें मोर देन 15% रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे, वहाँ पे सिर्फ लेस देन 5% ब्लास्ट मिल रहे थे, ये डिफरेंस आ गया। तीसरा है रिफ्रैक्टरी साइटोपेनिया विथ मल्टी लीनिएज डिस्प्लेजिया। रिफ्रैक्टरी साइटोपेनिया विथ मल्टी लीनिएज डिस्प्लेजिया जो है ये एक नई एंटिटी है, इसका 24% इंसिडेंस है और ब्लड शो करेगा साइटोपेनियाज 2 या 3 सेल लीनिएज, जिसके कम होंगे वो सेल्स, और मोनोसाइटोसिस होगी, यानी मैक्रोफेजेस ज़्यादा होंगे लेकिन ब्लास्ट नहीं मिलेंगे। मैरो में वही लेस देन 5% ब्लास्ट होंगे। दूसरा है रिफ्रैक्टरी साइटोपेनिया विथ मल्टी लीनिएज डिस्प्लेजिया विथ रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट अब आ गया, तो ये भी नई एंटिटी है, इसके 15% इंसिडेंस है ब्लड में, मैरो में इसी तरह फाइंडिंग जैसा अभी पढ़ा, लेकिन बस इसमें मोर देन 15% रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे मैरो में। नंबर 5 है रिफ्रैक्टरी अनीमिया विथ एक्सेस ब्लास्ट RAEB1, एक्सेस ब्लास्ट। RAEB जो है ना फैब वाला जो था, ये WHO का ना फैब वाले की जो कैटेगरी 3 है, ये वाली जो फैब के RAEB है, इसको डिवाइड कर दिया है 2 सब टाइप्स में विथ कंबाइंड इंसिडेंस 40% का है। एक RAEB1 है जिसमें ब्लड साइटोपेनियाज होंगे विथ लेस देन 5% ब्लास्ट मिलेंगे और मोनोसाइटोसिस, और मैरो ब्लास्ट काउंट जो है वो उसमें 5 to 9% होगा। दूसरा RAEB2 है जिसमें ब्लड और मैरो में इसी तरह 1 वाले की तरह ही फाइंडिंग्स होंगी, लेकिन मैरो का जो ब्लास्ट काउंट है मैरो का वो 10 to 19% है, जबकि इसमें 5 to 9 था, उसमें कम था, लेकिन 2 वाले में मैरो में ब्लास्ट ज़्यादा है।
फिर आता है नंबर 7 माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जो कि अनक्लासिफाइड है, MDSU। ये नई एंटिटी है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में। ब्लड में साइटोपिनियाज होंगे, कोई भी ब्लास्ट नहीं होगा, मैरो में डिस्प्लेजिया होगा माइलोइड का और थ्रोम्बोसाइटिक सेल लीनेजेस का, और मैरो के ब्लास्ट काउंट वही 5% से भी कम होगा। लास्ट है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम विथ आइसोलेटेड डिलीशन 5q। ये भी न्यू एंटिटी है MDS में। अनीमिया मिलेगी ब्लड में, ब्लास्ट 5 से कम होंगे मैरो में, ब्लड में भी, मैरो में भी 5 से कम होंगे। नॉर्मल या इंक्रीज्ड मेगा कैरियोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, बड़े हुए, और कैरेक्टरिस्टिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीशन होगी, आइसोलेटेड डिलीशन ऑफ 5q। ठीक है, अब आते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी पे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की। ये सारी अभी हमने डिटेल में क्लासिफिकेशन दोनों कर ली। प्राइमरी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हमेशा इडियोपैथिक होता है, लेकिन फैक्टर्स जो इम्प्लिकेटेड होते हैं इसकी इटियोलॉजी में, यानी जो कॉज है इसका, वो रेडिएशन से एक्सपोजर, बेंजीन कार्सिनोजन है। जो सेकेंडरी वाली थेरेपी रिलेटेड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है वो अर्लियर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया में, वो एप्लास्टिक एनीमिया जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे के ट्रीट कर रहे हों, और फैनकोनीज अनीमिया में। सेवरल साइटोजेनिक एब्नॉर्मलिटी भी देखी गई है 50% ऑफ द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, जिनमें ट्राइसोमी, ट्रांसलोकेशन और डिलीशंस आती हैं। केसेस इवॉल्व हुए हैं ल्यूकेमिया में, मोर ऑफन उनमें एनिप्लॉइडी होती है। एट मॉलिकुलर लेवल म्यूटेशंस देखी गई हैं NRAS ऑन्कोजीन पे और P53 एंटी ऑन्कोजीन पे, जो कि टुगेदर जो है विद सप्रेस्ड इम्यूनिटी एसिलेटेट करते हैं अपोप्टोसिस को बोन मैरो में। म्यूटेशंस जो है माइटोकॉन्ड्रियल जीन में प्रोबेबली अकाउंट करते हैं फॉर अकरेंस ऑफ सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, कि उनके माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में म्यूटेशन आ जाती हैं, तो जाके सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया होगी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, और कॉन्सिक्वेंटली डिसऑर्डर्ड आयरन मेटाबॉलिज्म मिलेगा और इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। क्लिनिकली हमें क्या फीचर्स मिलेंगे कि इन जनरल माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम ज़्यादातर ओल्डर पीपल में कॉमन है, 6th डिकेड ऑफ लाइफ में, पास्ट 6th डिकेड, विथ स्लाइट मेल प्रिपोंडरेंस है इसकी। थेरेपी रिलेटेड जो MDS होता है ना, वो एज